Students, in our previous lab session, we have discussed the Bohr atomic theory or the postulates of Bohr atomic model or theory. Today's sessions will discuss some derivations related to Bohr atomic radius, energy of emitted by an electron, the frequency of that energy which is emitted by electron during the transition, and the wave number of that energy. So starting with the derivation of radius of Bohr's orbit। अच्छा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जो है वो मोस्टली ऑल्टरनेट ईयर्स में जो है वो रेडियस और एनर्जी की डेरिवेशन जो है वो पूछी जाती हैं। समटाइम्स जो बॉहर रेडियस है वो तो आपके पास अलग से पूछा जाता है, बट एनर्जी की जो डेरिवेशन है वो समटाइम्स आपके पास फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर की डेरिवेशन के साथ जो है वो कंबाइन कर आपसे पूछी जाती है। So starting with the Bohr radius, okay, consider an electron of charge E and mass m revolving around the nucleus of an atom having charge Ze, where Z is the atomic number and E is the charge on the proton. Let r is the radius of orbit in which electron is revolving with velocity v. इस कंसीडरेशन में हमने क्या देखा कि आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस हैविंग चार्ज Ze. द रेडियस मीन्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस, सेंटर से जो एज तक का जो डिस्टेंस है या हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज नॉन एज रेडियस। तो जो न्यूक्लियस से ऑर्बिट तक का जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो डिस्टेंस है वो आपके पास जो है वो उसको हम रेडियस टर्म करते हैं। ओके, सो इसके अलावा जो चीज़ हमने देखी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है विद द वेलोसिटी v। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो e है, मास इलेक्ट्रॉन का जो है वो हमने देखा यहाँ m है। अच्छा, अगर एक चीज़ आप यहाँ पर नोट करें तो देर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट इलेक्ट्रॉन विच इज़ रिवॉल्विंग इन ऑन अ सर्कुलर पाथ। द फर्स्ट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स which is attracting that electron towards the center, and the next one is centrifugal force which is drawing the electron from the center or away from the center. These are two opposing forces। वो फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा हो, वो फोर्स जो उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है वो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। एंड द अपोजिंग फोर्स जो उसकी अपोजिट फोर्स है जो बॉडी को सेंटर से जो है वो विड्रॉ करती है, विच कीप्स अवे द बॉडी फ्रॉम द सेंटर। बॉडी को सेंटर से जो है वो दूर करे वो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करना है तो दीज टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो गई तो ये सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं कर सकेगा, और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गई तो ये इसको सेंटर से विड्रॉ कर देगा, इसको यहाँ से दूर ले जाएगा, जिसकी वजह से अगेन ये सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं कर सकेगा। So, according to Bohr, the centripetal force is due to the attraction between the electron and the nucleus। अब basically जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको मालूम है it is negatively charged, while the nucleus of an atom is positively charged due to the presence of proton there। So, जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन की वो इन दो अपोजिट चार्जेस की वजह से है कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो इस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Ze² ओवर r² से। Centrifugal force is the apparent force that draws a rotating body away from the center of rotation। अगेन वही बात कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो apparent force है जो कि रोटेटिंग बॉडी को सेंटर से अवे करेगी, दूर करेगी। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक F = mv² ओवर r।
यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों ही के जो है वो फॉर्मूला लिखे हुए हैं. Okay, Bahar assumed that these opposing forces must balance each other exactly to keep the electron in an orbit. So both of these forces must be equal to each other, centrifugal force and centripetal force. Okay, ये जो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स में आर स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ डिवाइड कर रहा है इक्वल टू के इस साइड पर आके ये मल्टीप्लाई करेगा. सो ये आर स्क्वायर जो है वो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आ गया. ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर सिंपल ये जो आर है और ये एक आर कैंसिल आउट हो रहे हैं. एज अ रिजल्ट आपके पास जो है वो क्या आ रहा है, ये आर अब सिंगल हो गया, स्क्वायर इसके ऊपर से जो है वो रिमूव हो गया क्योंकि वहाँ कैंसिलेशन हुई है इस वाले स्टेप के अंदर. The Bohr postulates states that only those orbits are possible in which angular momentum of an electron would be integral multiple of h over 2 pi. According to Bohr postulates, हमने ये देखा था कि Bohr ने कहा only those stationary states or only those shells or orbit or energy levels are possible for which the angular momentum of an electron is equal to h over 2 pi or integral multiple of that. Therefore, mvr, which is angular momentum, is equal to nh over 2 pi. So from here we can calculate the value of r. So m and r जो है वो इक्वल टू के साइड पर आकर, क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई हो रहे थे तो यहाँ आकर डिवाइड हो गए. So V is equals to NH over 2 pi mr. So इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बिकॉज आगे हमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 आपके पास बेसिकली एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर जो है वो थी. सो इक्वेशन 1 क्या थी, एम वी स्क्वायर आर इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर. सो यहाँ जो हमने इक्वेशन 2 में अभी v की वैल्यू कैलकुलेट करी फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम, तो हम इसको v स्क्वायर को यहाँ में उसको पुट करेंगे. सो NH over 2 pi mr हमने v की वैल्यू कैलकुलेट करी थी और वो हमने इस स्टेप में इक्वेशन नंबर 1 के अंदर प्लेस की है. ओके, सो इन दिस स्टेप हमने जस्ट इस पूरी वैल्यू को स्क्वायरिंग की है. तो n स्क्वायर h स्क्वायर 4 2 और 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है, पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर r इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर होगी. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ हमने सिंपल ये करा है कि जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं इस स्टेप में उनको कैंसिल आउट करवा दी. जैसे फॉर सपोज m और m स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा. इसके अलावा और कोई चीज़ यहाँ r और ये r स्क्वायर ये कैंसिलेशन होगी. सो जो हमारे पास अब फाइनल इक्वेशन आई वो n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m और एक r जो यहाँ रह गया था और एक m बच गया था वो हमने यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर. ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन we can find out the value of r, that is radius. So radius जो है यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में है यानी डिवाइड हो रहा है. इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर आकर इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और जब ये जेड ई यहाँ r आ जाएगा लाइक दिस, ये जो r है ये यहाँ आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे
और जब ये ZE इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर इक्वल टू के यहाँ डिवाइड में आ गया। सो ये आपके पास जो है वो रेडियस जो है वो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये आपके पास जो है वो रेडियस की इक्वेशन आ गई फाइनल। सो दिस इक्वेशन गिव्स रेडियाई of all possible states. Okay, the values of constants present in this equation are as follows. H, which is Planck's constant, उसकी वैल्यू है mass of electron and charge. तो ये आपके पास वैल्यूज हैं. By substituting the values of constants in the equation of Bohr atomic radius, we get the radius of first shell of hydrogen atom. सो सब n की जगह पर आपने, जो कि बेसिकली n आपके पास जो है वो नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी जगह पर हमने फर्स्ट, क्योंकि यहाँ फर्स्ट शेल की बात करें तो n जो है वो हमने 1 रखा है. बाकी आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं सारे वो हमने यहाँ पर प्लेस करे. पाई की वैल्यू और तमाम चीज़ें. Z ये अगेन 1 जो है वो चार्ज, हाइड्रोजन एटम में जो चार्ज होता है न्यूक्लियस में वो 1 होता है, बिकॉज एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही पॉजिटिव चार्ज है. सो जब हम इनको मल्टीप्लाई स्क्वायरिंग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन डिवाइड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से जो है वैल्यूज़ आ जाएंगी. फाइनल जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास है 0.529 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 सेंटीमीटर, विच इज़ इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -8 सेंटीमीटर is equal to 1 angstrom. So instead of writing this, we can write it like angstrom. So R is equals to 0.529 angstrom. For hydrogen atom, the above equation of radius may be written as Rn squared A naught. N means यहाँ पर आप जो भी शेल, जिस भी शेल या जिस भी स्टेशनरी स्टेट का ऑर्बिट आप फाइंड आउट कर रहे हैं, आप उसको यहाँ प्लेस कर देंगे. फॉर सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, इसके बाद आपके पास फर्स्ट शेल है. अगर आप फर्स्ट शेल का रेडियस फाइंड आउट करें तो n आपका 1 हो जाएगा. अगर ये सेकंड शेल है, अगर आप सेकंड शेल का रेडियस फाइंड आउट करें तो ये आपके पास 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन. ए नॉट अगेन आपके पास जो है वो वैल्यू है 0.529 एंगस्ट्रॉम, जो कि आपके पास बोहर एटॉमिक रेडियस से हमने फाइंड आउट की है, कैलकुलेट की है इक्वेशन से बोहर रेडियस की. ओके, एक और डेरिवेशन जो हमने अब देखनी है वो है आपके पास एनर्जी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन की. कि जब भी इलेक्ट्रॉन, I have already told you कि whenever electron jumps from a lower energy orbit to a higher energy orbit, it absorbs energy. जब absorption of energy होती है, अगर आप इसमें देखें तो ये एक रेडिएशन आपके पास जो है वो एनर्जी की आई, वो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की और ये जंप कर गया हाई एनर्जी लेवल में. क्योंकि ये, अगर आप इसकी वेव लेंथ देखें तो वेव लेंथ इस रेडिएशन की स्मॉल है, इसलिए इट मीन्स कि इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, बिकॉज वेव लेंथ एंड एनर्जी का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है. तो ये जंप करके सेकंड शेल के बजाय डायरेक्ट थर्ड शेल में गया, बिकॉज इसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो गई थी और वो थर्ड शेल की एनर्जी के इक्विवेलेंट थी. अच्छा, फॉर सपोज इलेक्ट्रॉन कोई सेकंड शेल के अंदर मौजूद है. अब वो जो रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रहा है, अगर आप इसकी वेवलेंथ देखें तो ये कंपैरेटिवली इस वेवलेंथ से जो है वो लार्जर है. तो लार्जर वेवलेंथ मींस लेस एनर्जी, तो इसने कम एनर्जी अब्जॉर्ब की, तो ये सिर्फ एक ही शेल जंप कर सका और सेकंड से आपके पास जो है वो थर्ड शेल के अंदर इसकी ट्रांजिशन हुई है या जंपिंग हुई है. अच्छा, जब कभी भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हाई एनर्जी ऑर्बिट. इसका रिवर्स जब भी होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बैक होगा फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिटल टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, तो एनर्जी जो है वो इमिट होगी. फॉर सपोज अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, इसने लोअर एनर्जी शेल के अंदर आना है, तो इसने एनर्जी को जो है वो इमिट करा है. अगेन अगर थर्ड से डायरेक्ट जो ट्रांजिशन हो रही है, जंपिंग हो रही है, फर्स्टिंग हो रही है, तो जो एनर्जी इमिट हो रही है वो आपके पास ज़्यादा है, यानी कि इसकी वेवलेंथ जो आपको शॉर्ट यहाँ दिखाई हुई है उससे आपको पता चल रहा है. ओके, सो अब हम एनर्जी की इमिशन जो आपके पास इलेक्ट्रॉन करता है ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, तो वो हमें देखनी है. उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी. सो डेरिवेशन फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी के लिए हम काम करेंगे. ओके,
Consider an electron of mass m revolving around the nucleus of charge z d. R is the radius of orbit in which electron is moving with velocity d. ये सपोजिशन जो है वो पिछले वाले डेरिवेशन से ही जैसी है। अच्छा, अगेन वही सारी चीज़ें जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, अब जो बेसिकली आपके पास टोटल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की, वो होती है सम ऑफ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय ke is equals to half mv square and the potential energy of electron is given by minus ze square over r. So E total energy is given by E is equals to ke plus pe, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो ये आपकी आ गई काइनेटिक एनर्जी और ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ये जो नेगेटिव साइन है, जब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे तो प्लस साइन यहाँ मौजूद है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस इसलिए लिखा हुआ है। ओके, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो दो फोर्सेस पे एक्ट कर रही हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, और दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं। So centrifugal force and centripetal force are equal to each other in order to keep the electron moving on a circular path. So यहाँ आपके पास जो है वो सिंपल यहाँ पर कैंसिलेशन हुई है। Substituting the value of mv square from equation 2, that is this, so equation 2 अभी हमने पिछले स्टेप में देखी, into equation number 1 जो कि आपके पास जो है वो हमने पहले कैलकुलेट की थी by adding the kinetic energy and potential energy. So अब जो mv स्क्वायर की वैल्यू है z स्क्वायर ओवर r, वो हमने यहाँ इस इक्वेशन में ये पुट करी है। सो अगेन यहाँ आपके पास z स्क्वायर और r, यहाँ हमने सिंगल ये माइनस साइन यहाँ आ गया और इसको जो है वो वन टाइम यहाँ लिखा है। ओके, द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इज, रेडियस हमने कैलकुलेट किया अभी पिछली डेरिवेशन के अंदर। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ रेडियस इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 हमने अभी पिछले स्टेप में जो है वो फाइंड आउट की, वो ये थी। सो इस इक्वेशन में r की प्लेस पर इसकी वैल्यू हमने पुट करी, तो वो कुछ ऐसे नज़र आएगा। सो नाउ यहाँ जो है वो कैंसिलेशन की है फर्दर 2 और ये 4 से कैंसिलेशन हो गई, तो यहाँ इसलिए ये 2 ये आया है। इसके अलावा जो पाई स्क्वायर m यहाँ मौजूद है, ये आपके पास जो है वो ऊपर न्यूमरेटर में चला गया, शिफ्ट हो गया यहाँ पर, और जो आपके पास ई स्क्वायर है और यहाँ भी ई स्क्वायर था और z था और z बेस में पावर एट z स्क्वायर हो गया और ई जो है वो 4 हो गया। सो इन नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ क्या देखा कि ये इसको जस्ट आपने जो है वो रीअरेंज करा है इस इक्वेशन को, ये 2 जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट हुआ है जस्ट। ओके, दिस इज द expression for the energy of an electron in any orbit. नेक्स्ट हमने जो चीज़ स्टडी करनी है वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन पर यूनिट टाइम और पर यूनिट सेकंड, जो भी कोई वेव एक सेकंड के अंदर कितनी बार वाइब्रेट हो रही है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगर आपके पास जो वेव लेंथ है एक क्रेस्ट और ट्रफ से जो डिस्टेंस है वो कम है तो हम कहते हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी है, और एक क्रेस्ट और ट्रफ का जो डिस्टेंस यानी कि आपके पास वेव लेंथ है लैम्डा, अगर वो ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है, या लो फ्रीक्वेंसी जो है इस रेडिएशन की है बेसिकली। सो एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज, ये हमने पिछली डेरिवेशन में कैलकुलेट करा। The energy of an electron in lower orbit n1 and in higher orbit n2 can be expressed as E1 is equals to, just इसके अंदर हमने चेंजेस किए, इसको for lower energy इसको E1 और n1 कह दिया बिकॉज शेल नंबर आपके पास जो है वो 1 हो जाएगा।
और हाई ऑर्बिट के लिए हमने E2 और इसको अगेन N2 करा है, तो ये 2 और ये 2, इन दोनों को हमने इक्वेशन 1 और 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अगेन एनर्जी कब एमिट होगी? व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट, एंड एनर्जी एब्जॉर्ब आपके पास होगी तो वो आपके पास हायर टू लोअर टू हायर में शिफ्ट करेगा, और जब यही प्रोसेस रिवर्स होगा तो फिर आपके पास एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन यहाँ से जो है ये इमिट होगी। तो एक्साइटेड स्टेट से, जब भी एक्साइटेड स्टेट इज द हायर एनर्जी स्टेट, एंड ग्राउंड स्टेट जो है आपके पास लोअर एनर्जी स्टेट होती है। तो व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट तो आपके पास एनर्जी वो इमिट करता है। When an atom or gas is heated, its electron jumps to higher orbit, that is excited state. In excited state, electrons are unstable. Excited state में जाकर एनर्जी क्योंकि ज़्यादा हो जाती है, जिस भी बॉडी की एनर्जी ज़्यादा होगी वो अनस्टेबल होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अनस्टेबल हो जाते हैं, सो दे जम्प बैक टू ओरिजिनल ग्राउंड लेवल, यानी कि लो एनर्जी स्टेट में वापस आएगा बाय एमिटिंग एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी इमिट होती है ड्यूरिंग दिस जंपिंग फ्रॉम लोअर टू हायर, या इसका रिवर्स होकर एब्जॉर्ब करनी है, तो वो जो एनर्जी है वो चाहे वो एब्जॉर्ब हो या इमिट हो, वो दो स्टेट्स की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उसकी इक्वल होगी, यानी कि डेल ई इज इक्वल टू जो डिफरेंस है वो E2 माइनस E1, यानी कि जो हायर एनर्जी लेवल है यानी कि उसकी एनर्जी हायर है उसको आप जो है वो लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी से आप उसको माइनस करेंगे तो आपके पास डेल ई डिफरेंस ऑफ एनर्जी आ जाएगा। सो डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। यहाँ एक इलस्ट्रेशन है कि ग्राउंड स्टेट थी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और वो आपके पास शिफ्ट हुआ हायर स्टेट की तरफ, और फिर जब वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया या अनस्टेबल हो गया तो अगेन इसने एनर्जी इमिट करी और ये शिफ्ट हो गया लो एनर्जी स्टेट में यानी कि ग्राउंड स्टेट में। तो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है दो स्टेट्स का, वो बेसिकली आपके पास दोनों स्टेट्स हायर एनर्जी स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट में से हायर एनर्जी स्टेट की एनर्जी में से जब आप लोअर एनर्जी स्टेट की एनर्जी को माइनस करेंगे तो आपके पास डेली डिफरेंस ऑफ एनर्जी आ जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ E2 एंड E1 इन इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन नंबर 3 आपके पास जो है वो E2 माइनस E1 था, तो E2 की प्लेस पर हमने E2 की वैल्यू पुट करी, E1 की प्लेस पर हमने E1 की वैल्यू पुट करी। ओके, अब यहाँ इस स्टेप में सिर्फ हमने पहले जो है वो पॉजिटिव वाली वैल्यू को लिख लिया और फिर हमने नेगेटिव वाली वैल्यू को लिखा है। ओके, फ्रॉम हेयर जो चीज़ें हमारे पास सिमिलर थी दोनों इक्वेशंस के अंदर वो हमने कॉमन की फॉर्म में बाहर अलग कर ली। 2z स्क्वायर E4 पाई स्क्वायर m एंड h स्क्वायर, ये जो है वो दोनों इक्वेशन में आपके पास ये चीज़ें सिमिलर थी, सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ डिफरेंस थी वो आपके पास n1 और n2 था। तो इनको यहाँ हमने क्योंकि यहाँ अब न्यूमरेटर में जस्ट सिंगल 1 बचा है तो 1 के साथ जो है इन दोनों को हमने लिख लिया है। ओके, एज वी नो दैट del E is equals to E2 minus E1 and del E is equal to h nu according to Max Planck's quantum theory. So substituting the value of del E in equation 4, so instead of del E we have written here h nu, so h nu is equals to बाकी remaining equation similar same है। The frequency of emitted wave or photon is this h, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ अगर डिवाइड होगा तो ये h बेस में पावर ऐड हो जाएगी तो ये h3 हो जाएगा फ्रॉम h स्क्वायर, ये जो h स्क्वायर था इसके साथ ये अब h क्यूब हो गया बेसिकली। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन फॉर द वेव नंबर। What is wave number? Wave number is defined as the number of wave in per unit distance. The number of waves which are formed in per unit distance is known as wave number. That is mu is equals to c wave number. Wave number को हम represent कर रहे हैं with this symbol. So wave number, frequency, c is the velocity of light.
Now substituting the value of frequency in equation 5. So instead of frequency, here we have written the value of frequency which we have calculated in the previous derivation, and that is a derivation for the frequency of emitted radiation. So here you see यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर में आकर डिवाइड हो गया नेक्स्ट स्टेप में, where 2 pi square m4 Me4CH3 is equals to RH, which is Rydberg constant. RH is Rydberg constant and its value is 109,678 centimeter inverse. So in this equation, 2 pi square m E4 and CH3, all these variables and coefficients are present, so we can replace them with RH. सिर्फ दो चीज़ नहीं है, वो आपके पास z स्क्वायर नहीं है, और आगे ये आपके पास जो ऑर्बिट नंबर्स हैं ये. So instead of all these variables and coefficient, we have written here RH and z square, because यहाँ पर हमने नहीं इसमें नहीं है, so हमने उसको अलग से लिखा है और बाकी जो ऑर्बिट नंबर्स हैं वो हमने लिख दिए हैं. तो इस तरीके से जो है वो वेव नंबर के लिए एक्सप्रेशन आप ड्राइव कर सकते हैं. तो इट वाज ऑल अबाउट द 4 डेरिवेशंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर. तो मैंने क्या बताया था कि जो रेडियस है वो आपसे अलग से पूछा जाता है, एनर्जी भी समटाइम्स अलग से पूछ लेते हैं, लेकिन एनर्जी के साथ समटाइम्स वो कहते हैं कि आप फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर तक उसको लेकर जाएं. जो एनर्जी इमिट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उस फ्रीक्वेंसी बेसिकली उसका वेव नंबर क्या होगा उस रेडिएशन का, वहाँ तक वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, वहाँ तक आपने उसको लेकर जाना होता है. तो इसी तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करनी होती है, और मोस्टली सेक्शन सी में इसको पूछा जाता है, यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के पोर्शन के अंदर, और 5 मार्क्स की होती है समटाइम्स, और इसके साथ जो डायग्राम्स हैं जहाँ जहाँ और जो वर्डिंग्स हैं वो सारी भी आपने इसके साथ देनी होगी. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इससे जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, और तब तक आपके जो भी कोई क्वेश्चन हैं इन डेरिवेशन से रिलेटेड, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी स्टेप क्लियर नहीं है, तो आप वो पूछ सकते हैं. और ये लेक्चर गूगल क्लासरूम पर भी अवेलेबल होगा आफ्टर दिस सेशन, और आप वहाँ भी इसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं थ्रू वॉचिंग दैट वीडियो इन गूगल क्लासरूम.